Hello guys, myself Raval Singh. Today I am going to present topic types of IV fluid. मतलब हॉस्पिटल में जो हम लोग बॉटल्स चढ़ाते हैं यानी जिनको हम साधारण भाषा में ग्लूकोज कहते हैं, तो वो बॉटल्स कितने प्रकार की होती हैं, यानी IV फ्लूइड कितने प्रकार का होता है, क्रिस्टलॉइड फ्लूइड किसे कहते हैं, कोलॉइड फ्लूइड किसे कहते हैं, आइसोटोनिक किसे कहते हैं, हाइपरटोनिक किसे कहते हैं, हाइपोटोनिक किसे कहते हैं। हमारे हॉस्पिटल्स में जैसे कि NS होता है, नॉर्मल सेलाइन, DNS यानी डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन, आइसोलाइट P, आइसोलाइट M, ऐसे बहुत सारे फ्लूइड होते हैं जो कि हमें नहीं पता होते हैं कि हमें कौन सा फ्लूइड कब यूज करना है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और क्यों हम अलग अलग कैटेगरी का फ्लूइड यूज़ करते हैं। तो आज हम इस पे बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि IV फ्लूइड यानी इंट्रावेनस फ्लूइड होते क्या हैं। इट इज़ एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मेथड ऑफ सप्लाइंग फ्लूइड डायरेक्टली इनटू द इंट्रावेनस कंपार्टमेंट, प्रोड्यूसिंग रैपिड इफेक्ट विद अवेलेबिलिटी ऑफ इंजेक्टिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड मोर देन एनी अदर मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। बेसिकली IV फ्लूइड का इंडिकेशन तब रहता है वेन एवर पेशेंट इज नॉट टेकिंग ओरली, जब पेशेंट सफिशेंट अमाउंट में ओरली फ्लूइड नहीं ले पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम कैनुला के थ्रू यानी बीगो डाल के और पेशेंट को इंट्रावेनस फ्लूइड स्टार्ट करते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में IV फ्लूइड नाम से जानते हैं। तो आपको बता दें कि हमारे पास हॉस्पिटल में 3 कैटेगरी के फ्लूइड यूज होते हैं, जिसको हम आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक कहते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आइसोटोनिक मतलब उन फ्लूइड का कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में प्रेजेंट मिनरल के कंसंट्रेशन के इक्विवेलेंट होता है, इसीलिए हम उनको क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक बोलते हैं। तो आइसोटोनिक का जो एग्जांपल है, जैसे कि नॉर्मली जो हम लोग नॉर्मल सेलाइन यूज़ करते हैं वो आइसोटोनिक होता है, जिसका कंसंट्रेशन 0.9%, दैट मीन्स 0.9 ग्राम इन 100 ml। लैक्टेट रिंगर यानी जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम RL नाम से जानते हैं, रिंगल सॉल्यूशन 5% डेक्सट्रोज इन वाटर, हमारा जो 5% डेक्सट्रोज इन वाटर होता है और एक हमारा DNS होता है। तो DNS में क्या होता है कि डेक्सट्रोज में नॉर्मल सेलाइन के साथ में होता है, वहीं 5% डेक्सट्रोज में होता है सिर्फ और सिर्फ डेक्सट्रोज वाटर में, यानी आपका जो प्यूरिफाइड वाटर होता है उसमें डेक्सट्रोज मिला हुआ होता है। हाइपोटोनिक वो सॉल्यूशन होते हैं जिसका कंसंट्रेशन हमारे ब्लड के कंसंट्रेशन से कम होता है, जैसे कि हम हॉस्पिटल में यूज करते हैं 0.45 NaCl, यानी नॉर्मल सेलाइन 0.45% का, 0.33% का नॉर्मल सेलाइन, 0.2% का नॉर्मल सेलाइन या 2.5 डेक्सट्रोज वाटर। मतलब डेक्सट्रोज वाटर जैसा कि हमने बताया कि आपका एक तो D5 होता है, एक 2 अगर डेक्सट्रोज है, 2.5% डेक्सट्रोज है, तो वो क्या है, आपके ब्लड के कंसंट्रेशन से डिक्रीज है। 5% डेक्सट्रोज एंड 2.5% डेक्सट्रोज में ये डिफरेंस है कि उसमें 5 ग्राम डेक्सट्रोज इन 100 ml होता है और इसमें 2.5 ग्राम डेक्सट्रोज इन 100 ml होता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो होते हैं जो हम स्पेशली फ्लूइड मानते हैं और इनका इनका यूजेज है वो भी स्पेशल कंडीशन में दिया जाता है और इनका कंसंट्रेशन हमारे ब्लड के कंसंट्रेशन से अधिक होता है। जैसे कि हमारा 3% NaCl हमारा बेसिकली थेराप्यूटिक यूजेज में यूज होता है जब पेशेंट को हाइपोनेट्रीमिया होता है यानी सोडियम की डिफिशियंसी होता है, तो ऐसी कंडीशन में हम पेशेंट को 3% NaCl या 5% NaCl मतलब नॉर्मल सेलाइन हम यूज करते हैं। 3% NaCl और 5% NaCl, ठीक है, प्लस DW दैट मीन डेक्सट्रोज, यानी 5% आपका जो DNS है, DNS जिसको हम यानी डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन बोलते हैं, तो D5% और DNS में ये अंतर होता है, उसमें आपका सिर्फ और सिर्फ वाटर में आपका 5 ग्राम डेक्सट्रोज होता है और DNS में आपका सोडियम क्लोराइड के साथ में डेक्सट्रोज होता है, यानी 5 ग्राम डेक्सट्रोज पर 100 ml
सोडियम क्लोराइड यानी नॉर्मल सेलाइन में आपका कंपोजिशन में रहता है। अगर आपके फ्लूइड का जो कंसंट्रेशन है वो 5% डेक्सट्रोज से ज़्यादा है, यानी जैसे कि हमारे हॉस्पिटल में D10 नाम से आता है फ्लूइड या D25 नाम से आता है, तो D10 और D25 भी हमारा हाइपरटोनिक सोल्यूशन में कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो टाइप ऑफ फ्लूइड होता है, एक तो टोनिसिटी के बेसिस पे होता है, दूसरा होता है हमारा क्रिस्टलोइड एंड कोलॉइड। क्रिस्टलोइड को सिंपली हम ये समझ लेते हैं कि ऐसे चीज़ें जो उस फ्लूइड में पूरी तरीके से घुल जाती हैं, तो ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं क्रिस्टलोइड। एंड कोलॉइड वो होते हैं जो यानी वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, तो ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं कोलॉइड। मतलब ऐसे इंट्रावेनस फ्लूइड जो वाटर में सॉल्युबल हैं, दे आर कॉल्ड एज क्रिस्टलोइड एंड दे आर मतलब कोलॉइड हमारे वो होते हैं जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, यानी वाटर में यानी घुलने वाले नहीं होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिस्टलोइड की। तो क्रिस्टलोइड हमारे क्लियर फ्लूइड मेड ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन विल क्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और ये क्या होते हैं, आपके क्रिस्टलोइड में बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट का कंपोजिशन होता है और ये क्या करते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। ग्रुप्ड एज आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक हमने आपको बताया कि ऐसे फ्लूइड जिनका कंसंट्रेशन हमारे ब्लड के कंसंट्रेशन के इक्विवेलेंट रहता है, कि जैसे नॉर्मली हमने पढ़ा है कि हमारे ब्लड में सोडियम का लेवल 135 से लेके 145 मिलीमोल पर लीटर रहता है। तो यानी इसी के आसपास अगर उनका कंसंट्रेशन है तब तो ठीक है, तो हम ऐसे फ्लूइड को बोलते हैं आइसोटोनिक। अगर इससे कम है तो हम बोलते हैं हाइपोटोनिक, और इससे ज़्यादा है तो हम बोलते हैं हाइपरटोनिक। तो आपका जो क्रिस्टलोइड के एग्जाम्पल हैं आपके जैसे कि नॉर्मल सेलाइन वो चाहे 0.9% हो या 3% हो या 5% हो। डेक्सट्रोज सोल्यूशन आपका 5% हो, 20% हो, 10% हो, 25% हो। डीएनएस, रिंगल लैक्टेट, आइसोलाइट पी जो कि पीडियाट्रिक सोल्यूशन है, और आइसोलाइट एम जो हम यूज करते हैं यानी मेंटेनेंस फ्लूइड जो, और उसको हम जो है एडल्ट का मेंटेनेंस फ्लूइड मानते हैं। क्रिस्टलोइड आपका यानी 0.9% नॉर्मल सेलाइन में जो कंटेन होता है वो सोडियम 154 मिलीमोल पर लीटर, क्लोराइड जो है हमारा होता है 154 मिलीमोल पर लीटर, ऑस्मोलैरिटी जो इसकी रहती है वो 308 मोल ऑस्मोलैरिटी पर लीटर रहती है, और पीएच इसका जो है 6.0 रहता है। आइसो ऑस्मोलर कंपेयर टू नॉर्मल प्लाज्मा, मतलब इसका जो है जो ऑस्मोलैरिटी रहती है वो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी के इक्विवेलेंट रहती है, यानी प्लाज्मा में जितना हमारा ऑस्मोलैरिटी रहता है सोडियम क्लोराइड का उतना ही इसमें लगभग हमारा प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम इसको आइसोटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं। इसका इंडिकेशन कहाँ होता है, यानी कहाँ पे हमें नॉर्मल सेलाइन फ्लूइड को पेशेंट के साथ में यूज करना है, तो इंट्रावेनस रिससिटेशन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ सॉल्ट लॉस। अगर पेशेंट को क्या है सडनली मतलब वाटर डायरिया हुआ है, वॉमिटिंग हुआ है, जिससे कि बॉडी से मैसिव फ्लूइड लॉस हो गया है, पेशेंट में डिहाइड्रेशन की कंडीशन है, यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में जो फर्स्ट चॉइस ऑफ फ्लूइड होता है तो हम नॉर्मल सेलाइन यूज करते हैं। आल्सो फॉर डाइल्यूटिंग पैक्ड आरबीसी फॉर प्रायर ट्रांसफ्यूजन। नॉर्मल सेलाइन यानी 0.9% नॉर्मल सेलाइन आपका आइसोटोनिक होने की वजह से हम इसको क्या करते हैं, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले पेशेंट में यूज करते हैं। यूज फॉर डाइल्यूटिंग ड्रग्स, मोस्ट ऑफ द ड्रग्स को भी हम ये आइसोटोनिक फ्लूइड होने की वजह से हम क्या करते हैं, इसमें डाइल्यूट करके और ड्रग्स को पेशेंट के बॉडी में एडमिनिस्टर करने का काम करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, stay almost entirely in the extracellular space of 1 liter, 750 ml extravascular fluid, 250 ml इंट्रावेनस फ्लूइड। यानी इसका जो है जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारे बॉडी के अंदर दो कंपार्टमेंट होते हैं, एक होता है एक्स्ट्रावेस्कुलर, एक होता है इंट्रावेस्कुलर। एक्स्ट्रावेस्कुलर जो फ्लूइड होता है वो बेसिकली इंट्रासेलुलर पाया जाता है,
इंट्रासेलुलर मतलब सेल्स के इनसाइड, और इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड वो होता है जो हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर पाया जाता है। कॉम्प्लिकेशन जो इसके हैं, व्हेन गिवन अ लार्ज वॉल्यूम कैन प्रोड्यूस हाइपरक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्योंकि इसमें क्लोराइड ज़्यादा होता है। अगर ज़्यादा अमाउंट में हम दे देंगे तो पेशेंट में मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है, हाइपरक्लोरेमिक, बिकॉज ऑफ हाई सोडियम एंड क्लोरीन जो है यानी क्लोराइड का कंटेंट होने की वजह से। नेक्स्ट हम बात करते हैं 3% NH की, जिसको हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ये बेसिकली थेराप्यूटिक कंडीशन में यूज होता है। अगर पेशेंट को लूप डायूरेटिक या कई बार कोई ड्रग्स की वजह से या व्हाटएवर द कॉज की वजह से अगर पेशेंट की बॉडी में यानी सोडियम का लेवल बहुत फॉल हो गया है यानी हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन हो गया है, तो हम ऐसी कंडीशन में पेशेंट के में यूज करते हैं 3% नॉर्मल सेलाइन, ठीक है, जिसको हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। 3% कंटेन का जो रहता है यानी सोडियम का जो कंसंट्रेशन रहता है वो 513 रहता है, 513 मिलीमोल पर लीटर। एंड क्लोराइड जो है और यानी इसमें जो है 3% नॉर्मल सेलाइन में जो सोडियम एंड क्लोराइड का कंसंट्रेशन रहता है वो 513, दैट मीन्स 513 यानी 513 जो है मिलीमोल पर लीटर रहता है। जो 3% NS में आपके जो कंसंट्रेशन रहता है सोडियम एंड क्लोराइड का वो 513 मिलीमोल पर लीटर रहता है। ऑस्मोलैरिटी जो इसकी रहती है वो 1026 मिलीमोल पर लीटर रहता है। और pH जो इसका होता है वो कितना होता है आपका, यानी एसिडिक होता है, pH यानी 7 के बिलो यानी 5.0 होता है। इंडिकेशन कब हमें देना है इसको, पेशेंट को हाइपोनेट्रीमिया की वजह से कोमा या सीजर हो रहा हो, टू रिसिस्टेट हाइपोवोलेमिक शॉक, क्योंकि आपका जब बॉडी में सोडियम जाता है तो ये वाटर के रिटेंशन को स्टिमुलेट करता है, और वाटर जब आपकी बॉडी में रिटेन होगी तो फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ेगा, और फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका वॉल्यूम मेंटेन होगा, और वॉल्यूम मेंटेन होगा तो पेशेंट में हाइपोवोलेमिक शॉक को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हाइपोवोलेमिक शॉक वाली कंडीशन में पेशेंट के बॉडी में सोडियम कम हो गया है जिसकी वजह से कोमा या सीजर की कंडीशन है। मस्ट बी एडमिनिस्टर्ड स्लोली एंड प्रेफरेबली विद CV लाइन बिकॉज इट कैरियर रिस्क ऑफ कॉजिंग फ्लेबाइटिस, नेक्रोसिस एंड हीमोलिसिस, क्योंकि ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होने की वजह से हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। ऑलवेज यूज माइक्रो ड्रिप सेट, हमेशा हम इसको यूज करते समय या तो इन्फ्यूजन सेट यूज करते हैं या तो माइक्रो ड्रिप सेट यूज करते हैं, जिससे कि पेशेंट के बॉडी में कहीं ये फास्ट ट्रांसफ्यूजन ना हो जाए, जिससे कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से पेशेंट में प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि फ्लेबाइटिस, नेक्रोसिस एंड हीमोलिसिस। कॉम्प्लिकेशन जो है, प्रिकॉशन इन पेशेंट विद CHF यानी कंजस्टिव हार्ट फेल्योर के पेशेंट में हमें इसको देने से पहले बहुत सावधानी रखना है। सीवियर रीनल इंसफिशिएंसी, एडिमा यदि बॉडी में है, एडिमा अगर है आप 3% NH देंगे। 3% NH में हायर सोडियम होने की वजह से वाटर रिटेंशन को स्टिमुलेट करेगा, और वाटर जब रिटेंशन होगा तो पेशेंट की बॉडी में एडिमा की कंडीशन देखने को मिलेगा। डेक्सट्रोज की हम बात करते हैं यानी 5% डेक्सट्रोज। 5% डेक्सट्रोज ये जो होता है इसमें आपका सोडियम क्लोराइड नहीं होता है, इसीलिए हम इसको कैसा बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। 5% डेक्सट्रोज ऑफन रिटेन DW यानी D5W, दैट मीन्स डेक्सट्रोज 5% इन वाटर। इसका जो यानी कंसंट्रेशन रहता है वो 5 ग्राम इन 100 ml या 50 ग्राम पर लीटर ग्लूकोज इसमें देखने को मिलता है। pH जो इसका होता है वो 4.2 होता है। रिगार्डेड एज इलेक्ट्रोलाइट फ्री, कंटेन नो सोडियम, नो पोटेशियम, क्लोराइड और कैल्शियम। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, अगर इसको हम देते हैं तो ये एक एनर्जी का सोर्स होता है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रोलाइट नहीं पाया जाता है। और 5% डेक्सट्रोज का फ्लूइड का जो टाइप है ये कैसा है, आइसोटोनिक है। नेक्स्ट है इंडिकेशन। इंडिकेशन हम कहाँ यानी इसको यूज करते हैं, मेंटेन वाटर बैलेंस इन पेशेंट हु आर नॉट एबल टू टेक एनीथिंग बाय माउथ। ये क्या करता है, आपका वाटर यानी वाटर और डेक्सट्रोज होने की वजह से वाटर को
रिप्लेसमेंट करता है और पेशेंट में डेक्सट्रोज होने की वजह से यानी एनर्जी प्रोवाइड कराता है। यूज पोस्ट ऑपरेटिवली इन कंजक्शन विद साल्ट रिटेनिंग फ्लूइड इज सलाइन। हाइपरनेट्रेमिया वाली कंडीशन में यानी अगर किसी पेशेंट को हाइपरनेट्रेमिया है तो और वो पेशेंट एनपीओ है, ऐसी कंडीशन में यदि हम डीएनएस देंगे या रिंगल लैक्टेट देंगे या नॉर्मल सलाइन देंगे तो उसका सोडियम और बढ़ेगा। तो हम क्या करते हैं, ऐसे पेशेंट को D5 देते हैं, लेकिन हम ये चीज़ ज़रूर इंश्योर हो लेते हैं कहीं पेशेंट को डायबिटीज़ की कंडीशन ना हो। Less than 10% stay in the intravascular space, therefore it is limited use in fluid resuscitation। क्योंकि इसका जो है यानी जो इंट्रावेस्कुलर स्पेस में कम रुकता है, इसलिए हम फ्लूइड रेसिस्टेशन में इसको नहीं देते हैं। इसको हम हमेशा यूज करते हैं तो मेंटेनेंस फ्लूइड में यूज करते हैं, क्योंकि इसका जो लगभग मतलब अगर हमने किसी पेशेंट को 1 लीटर दिया है तो 1 लीटर का सिर्फ और सिर्फ 10 ml जो है 100 ml जो ये इंट्रावेस्कुलर स्पेस में रिटेन रहता है। साइड इफ़ेक्ट इसका क्या है, एट्रोजेनिक हाइपोनेट्रेमिया इन सर्जिकल पेशेंट, हाइपरग्लाइसीमिया नॉट कंपेटिबल विद ब्लड कॉज हीमोलिसिस। एट्रोजेनिक यानी जो हम इसको दे रहे हैं इसकी वजह से कई बार पेशेंट में यानी सोडियम का लेवल कम होता है। इसमें चूंकि डेक्सट्रोज होने की वजह से अगर हमने ज़्यादा फ्लूइड दे दिया है तो पेशेंट में क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा और ये क्या करता है, हीमोलिसिस करता है। इसीलिए हम अगर जब किसी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो हम इसको अवॉइड करते हैं। आप देख सकते हैं कि जो यानी आपके पास अवेलेबल होते हैं वो 5% डेक्सट्रोज इन वाटर, 10% डेक्सट्रोज इन वाटर, 20% डेक्सट्रोज इन वाटर एंड 25% डेक्सट्रोज इन वाटर। 25% डेक्सट्रोज बेसिकली हम थेराप्यूटिक यूजेज में कि सडन किसी पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया हो गया यानी ब्लड शुगर लेवल कम हो गया है तो ऐसी कंडीशन में हम इमीडिएट 25% डेक्सट्रोज ट्रांसफ्यूज करते हैं, जिसकी ऑस्मोलैरिटी यानी 1262 होती है। वहीं पे 20% की ऑस्मोलैरिटी 1010 होती है। वहीं पे आपका 10% की ऑस्मोलैरिटी 505 होती है एंड 5% की ऑस्मोलैरिटी आपकी 152 होती है। बात करते हैं रिंगल लैक्टेट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम हॉस्पिटल में RL नाम से जानते हैं। तो ये क्या है, मोस्ट फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन है और ये भी हमारा कैसा है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है। इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन सिमिलर टू ECF यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के एज कंपेरिजन टू इसमें इलेक्ट्रोलाइट का कंपोजिशन होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब होता है यानी सेल से बाहर, एक होता है हमारा इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक होता है हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो इसमें जो सोडियम का लेवल रहता है वो कितना रहता है, 130 मिलीमोल पर लीटर। क्लोराइड का जो लेवल रहता है वो कितना रहता है, 109 मिलीमोल पर लीटर। लैक्टेट 28 मिलीमोल पर लीटर। पोटेशियम 4 मिलीमोल पर लीटर। कैल्शियम 1.5 मिलीमोल पर लीटर। ऑस्मोलैरिटी इसकी जो रहती है वो 273 एंड pH जो इसका रहता है वो 6.5। नर्सिंग ऑफिसर की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आपसे ऐसे पूछ लेते हैं कि रिंगल लैक्टेट में सोडियम का लेवल कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए 130 मिलीमोल पर लीटर, क्योंकि ये कैसा सोल्यूशन है, ये आपका आइसोटोनिक सोल्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यानी लैक्टेट इज कन्वर्टेड टू बाइकार्बोनेट इन लीवर। इंडिकेशन हम इसको कहाँ पे देते हैं, किसी पेशेंट में फ्लूइड लॉस हुआ है यानी मैसिव फ्लूइड लॉस हुआ है, पेशेंट में ब्लड प्रेशर कम हो रहा है बेसिकली रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से, तो हम क्या करते हैं, पेशेंट में RL ट्रांसफ्यूज करते हैं। इंट्रा ऑपरेटिव फ्लूइड लॉस यानी ड्यूरिंग ऑपरेशन फ्लूइड लॉस हुआ है तो हम RL ही देते हैं। एंड सीवियर हाइपोवोलेमिया यानी ब्लड वॉल्यूम कम हुआ है ड्यू टू रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या पेशेंट में सीवियर डायरिया और वोमिटिंग की वजह से यानी फ्लूइड वॉल्यूम कम हो गया, तो ऐसी कंडीशन में जो फर्स्ट चॉइस होता है वो RL प्रेफर करते हैं। प्रिकॉशन सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस में, क्योंकि इसमें लैक्टेट का कन्वर्जन होता है, लैक्टेट की प्रेजेंस की वजह से हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस में इसको नहीं देते हैं।
डोंट गिव विद ब्लड प्रोडक्ट, और ब्लड प्रोडक्ट के साथ में नहीं देते हैं क्योंकि इसमें आपका कैल्शियम क्लोराइड भी प्रेजेंट होता है, यानी कैल्शियम जो है बाइंड होता है सिट्रेट के साथ, जो कि एंटीकोगुलेंट एक्टिविटी को क्या करता है, रिड्यूस करता है। तो हमें कभी भी आरएल को फ्लश नहीं करना है जब किसी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा हो तब। नेक्स्ट बात करते हैं डीएनएस की। तो डीएनएस आपका होता है कैसा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, क्योंकि इसमें 0.9% आपका सोडियम क्लोराइड यानी सेलाइन होता है एंड 5% डेक्सट्रोज होता है। सोडियम का इसमें जो लेवल होता है वो 154 मिलीमोल पर लीटर, क्लोराइड का जो लेवल रहता है वो 154 मिलीमोल पर लीटर। इसमें जो यानी टोनिसिटी बढ़ रही है वो यानी 0.9% में डेक्सट्रोज को ऐड करने के साथ बढ़ रही है, इसीलिए हम ऐसे सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। इंडिकेशन कहाँ पे हम देते हैं, क्योंकि इसमें हम ये देख रहे हैं डेक्सट्रोज के साथ में आपका मिनरल भी है यानी सोडियम क्लोराइड भी प्रेजेंट है, तो हम इसको मेंटेनेंस सॉल्यूशन में यूज करते हैं। करेक्शन ऑफ फ्लूइड डेफिसिट विद सप्लाई ऑफ एनर्जी, अगर किसी पेशेंट में क्या है वीकनेस जैसी लग रही है ड्यू टू हाइपोग्लाइसीमिया यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल की कमी की वजह से, तो इसमें डेक्सट्रोज की प्रेजेंस की वजह से हम डीएनएस अगर लगा देते हैं तो पेशेंट को क्या मिलने लगता है, एनर्जी का सोर्स यानी कार्बोहाइड्रेट मिलने लगता है। कंपेटिबल विद ब्लड लॉस, अगर हम किसी पेशेंट में क्या होता है ब्लड कंपेटिबल विद ब्लड यानी ब्लड अगर चढ़ रहा है तो उसके साथ में क्या करते हैं, ये हम दे सकते हैं। आइसोलाइट पी जो कि बेसिकली बच्चों में यूज किया जाता है, इसमें भी मल्टीपल इलेक्ट्रोलाइट के साथ में आपका डेक्सट्रोज होता है। ये भी एक मेंटेनेंस फ्लूइड है बच्चों का। इसमें जो सोडियम का कंसंट्रेशन होता है वो 26, पोटेशियम का 20, मैग्नीशियम भी होता है, क्लोराइड होता है, एसीटेट होता है, पीएच होता है। और आइसोलाइट पी आपका जो टाइप ऑफ टोनिसिटी की अगर हम बात करें तो आइसोलाइट पी आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है, यानी बच्चों के ब्लड में कंसंट्रेशन के इक्विवेलेंटेज में यानी इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोलॉइड की। तो कोलॉइड हमने आपको बताया जैसा कि ये इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, दैट मीन्स यानी वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं। पार्टिकल्स विच डू नॉट रेडली क्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और ये क्या करते हैं आपके सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। स्टे ऑलमोस्ट इंटायरली विद द इंट्रावेस्कुलर स्पेस, ये बेसिकली क्या रहते हैं, इंट्रावेस्कुलर स्पेस में ही रहते हैं क्योंकि ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को ही नहीं क्रॉस कर पाते हैं। स्टे इंट्रावेस्कुलर फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड कंपेयर टू क्रिस्टलॉइड, आपने क्रिस्टलॉइड में देखा था कि क्या था, यानी कुछ परसेंट उसका क्या हो रहा था, इंट्रावेस्कुलर से एक्स्ट्रावेस्कुलर शिफ्ट हो रहा था। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, अगर किसी पेशेंट को मैसिव ब्लड लॉस हुआ है तो हम क्या प्रेफर करते हैं, कोलॉइड प्रेफर करते हैं, क्योंकि कोलॉइड जो होते हैं वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस ना कर पाने की वजह से इनका जो रिटेंशन रहता है वो इंट्रावेस्कुलर रहता है, और इंट्रावेस्कुलर जब रिटेंशन होता है तो पेशेंट में फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ता है, यानी पेशेंट में बीपी मेंटेन होता है, दैट मीन्स ब्लड प्रेशर अगर कम हो रहा होता है ड्यू टू हाइपोवोलेमिया तो हम क्या प्रेफर करते हैं, कोलॉइड प्रेफर करते हैं। However, they leak out of the intravascular space when the capillary permeability significantly changes, severe trauma or sepsis. Because of their gelatinous property, they cause platelet dysfunction and interfere with fibrinolysis and coagulation factor. Thus, they can cause significant coagulopathy in large volume. नेचुरल जो अगर हम बात करें तो हमारे पास कौन कौन से होते हैं कोलॉइड, जैसे कि हम एल्ब्यूमिन ट्रांसफ्यूज करते हैं। एल्ब्यूमिन हम बेसिकली उन पेशेंट में ट्रांसफ्यूज करते हैं जिनमें लीवर डिसीज होता है, और लीवर डिसीज वाली पेशेंट में क्या होता है, पेशेंट में हाइपोप्रोटीनीमिया होता है यानी प्रोटीन डिफिशियंसी होता है। प्रोटीन डिफिशियंसी वाली कंडीशन में हम पेशेंट में एल्ब्यूमिन ट्रांसफ्यूज करते हैं। एल्ब्यूमिन आपका नेचुरल होता है। आर्टिफिशियली की हम बात करें तो जेलेटिनस फ्लूइड हम देते हैं, डेक्स्ट्रॉन देते हैं, और HES यानी हेस स्टार्च फ्लूइड देते हैं। एल्ब्यूमिन प्रिंसिपल नेचुरल कोलॉइड कंप्राइजिंग ऑफ 50 to 60% ऑफ ऑल प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसाइज्ड ओनली इन लीवर, हैज़ हाफ लाइफ ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 20 days।
5% solution is iso-oncotic and lead to 80% initial volume यानी इनिशियल वॉल्यूम एक्सपेंशन। अगर 5% सॉल्यूशन हम यूज करते हैं तो ये आइसो-ऑनकोटिक होता है और ये क्या करता है, आपका वॉल्यूम एक्सपेंशन का काम करता है। वॉल्यूम एक्सपेंशन का काम इसलिए करता है क्योंकि इसका यानी इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ना क्रॉस कर पाने की वजह से जो फ्लूइड होता है वो इंट्रावेस्कुलर ही रिटेन होता है और इंट्रावेस्कुलर रिटेन होने की वजह से वॉल्यूम का एक्सपेंशन होता है। 25% सॉल्यूशन लीड टू 200 to 400 इंक्रीज इन वॉल्यूम। यूजेज हम किस में करते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि पेशेंट को यदि CLD है, CLD यानी क्रॉनिक लीवर डिसीज़, और क्रॉनिक लीवर डिसीज़ में प्रोटीन का लेवल कम हो रहा है, बॉडी में क्या हो रहा है, एडिमा हो रहा है ड्यू टू डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर, तो हम ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, एल्ब्यूमिन ट्रांसफ्यूज करते हैं। फॉर इमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ शॉक स्पेशली ड्यू टू लॉस ऑफ प्लाज्मा, ठीक है, अगर प्लाज्मा लॉस होने की वजह से यानी फ्लूइड वॉल्यूम क्या होगा, अगर ब्लड में प्लाज्मा नहीं होगा तो फ्लूइड वॉल्यूम जो होगा वो इंट्रावेस्कुलर से एक्स्ट्रावेस्कुलर शिफ्ट होने लगेगा। फ्लूइड रिसस्टेशन इन ICU एंड हाइपो एल्ब्यूमिनेमिया, अगर एल्ब्यूमिन का लेवल ही ब्लड में कम है तब भी हम इसको यूज करते हैं। साइड इफ़ेक्ट की अगर हम बात करें तो प्यूराइटिस, एनाफाइलेक्टॉइड रिएक्शन and coagulation abnormality as compared with synthetic colloid। डिसएडवांटेज, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, बहुत महंगा पड़ता है, वॉल्यूम ओवरलोड होने के चांसेस रहते हैं इन सेप्टिक शॉक, पेशेंट एल्ब्यूमिन ऐड टू इंटरस्टिशियल एडिमा, ठीक है। वॉल्यूम ओवरलोड इसलिए हो जाता है क्योंकि बेसिकली कोलॉइड जो होते हैं वो इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड में फ्लूइड है, वो है जिलेटिनस। जिलेटिनस यानी लार्जर मॉलिक्यूल वेट का प्रोटीन होता है फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ कोलेजन। ये क्या होता है, लार्जर मॉलिक्यूल्स प्रोटीन के होते हैं और ये कैसे प्राप्त किया जाता है, ये कोलेजन का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो क्या होता है, जिलेटिनस मिलता है जिसको हम हॉस्पिटल में हीमोसील नाम से जानते हैं। प्रोड्यूस्ड बाय थर्मल डिग्रेडेशन ऑफ कैटल बोन जिलेटिन, जिलेटिनस लीड टू 70 to 80% ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। अगर किसी पेशेंट को यानी ड्यूरिंग डिलीवरी कई बार PPH हो जाता है यानी पोस्टपार्टम हैमरेज, और पोस्टपार्टम हैमरेज की वजह से अगर ब्लड वॉल्यूम लॉस हो गया, पेशेंट में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से ब्लड लॉस हो गया, इंट्रा ऑपरेटिवली अगर फ्लूइड वॉल्यूम ज़्यादा लॉस हो गया तो हम जिलेटिनस फ्लूइड यानी हीमोसील नाम से जो आपके हॉस्पिटल में यूज किया जाने वाला फ्लूइड होता है उसको हम यूज करते हैं और उससे 70 से 80% वॉल्यूम का एक्सपेंशन होता है। इंडिकेशन कहाँ पे हम यूज करते हैं, रैपिड एक्सपेंशन, इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम एंड करेक्शन ऑफ हाइपोटेंशन। और फ्लूइड वॉल्यूम कम होने की वजह से यदि किसी पेशेंट में हाइपोटेंशन यानी BP कम हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में हम हीमोसील यूज करते हैं। हीमोसील को हम कभी भी नॉर्मली नहीं यूज करते हैं क्योंकि ये फ्लूइड वॉल्यूम को बढ़ाता है। अगर नॉर्मली हम यूज करेंगे तो फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ने की वजह से पेशेंट में क्या होगा, हार्ट फेल्योर होने के चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट इसका एडवांटेज जो है ये भी कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड नो इफेक्ट ऑफ रीनल इम्पेयरमेंट, डज नॉट इफेक्ट कोगुलेशन। बस इसका एडवांटेज क्या है, ये भी कॉस्ट इफेक्टिवनेस रहता है यानी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं रहता है और रीनल पे इसका कोई भी इम्पेयरमेंट नहीं रहता यानी किडनी पे कोई भी प्रभाव नहीं डालता है और कोगुलेशन पे यानी ब्लड में क्लॉटिंग पे इसका कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिलता। डिसएडवांटेज, हाइपर सेंसिटिविटी हो सकता है पेशेंट में, हो सकता है एलर्जी करे, एनाफाइलेक्टॉइड रिएक्शन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोक्सिल स्टार्चेज जिसको हम HES या हेस स्टार्च नाम से जानते हैं। डेरिवेटिव ऑफ एमिलोपेक्टिन विच इज हाईली ब्रांच्ड कंपाउंड ऑफ स्टार्च। 6% हेस स्टार्च सोल्यूशन आर आइसोटोनिक एंड 10% जो है आपका हाइपर ऑनकोटिक होता है विद वॉल्यूम इफेक्ट एक्सीडिंग द इन्फ्यूज्ड वॉल्यूम। ड्यूरेशन ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन यूजुअली 8 to 12 आवर्स। मतलब अगर हेस स्टार्च को हम तभी देंगे जब हमें यानी क्या करना है, फ्लूइड वॉल्यूम को बढ़ाना है यानी वॉल्यूम एक्सपेंशन में यूज करते हैं और ये लगभग आपका 8 से 12 घंटे तक का वॉल्यूम एक्सपेंशन करके रखता है।
एडवांटेज इसका क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, चीपर एंड कंपेरेबल वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ एल्ब्यूमिन, यानी एल्ब्यूमिन की कंपैरिजन में ये सस्ता पड़ता है, ईजिली अवेलेबल हो जाता है, और ये क्या करता है आपका मतलब एल्ब्यूमिन की तरीके ही ये क्या करता है, वॉल्यूम को एक्सपेंशन करने का काम करता है। डिसएडवांटेज, एसोसिएशन विद फर्स्ट सेकेंड जनरेशन हैश स्टार्च, कोगुलेशन ऑफ एल्ब्यूमिन, एक्यूमुलेशन करता है यानी एक्यूमुलेट होता है, जिसकी वजह से फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ने के चांसेस होते हैं। एनाफाइलेक्टॉइड रिएक्शन देखने को मिल सकता है, रीनल इम्पेयरमेंट हो सकता है, और इंक्रीज इन एमाइलेज लेवल, क्योंकि इसमें स्टार्च होने की वजह से आपका ब्लड में एमाइलेज का लेवल बढ़ता है, क्योंकि एमाइलेज आपका कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। इन इलेक्टिव सर्जिकल पेशेंट रिप्लेस फ्लूइड लॉस विद फिजियोलॉजिकल रिंगर सॉल्यूशन, मतलब जब किसी पेशेंट में यानी इलेक्टिव यानी प्री प्लान्ड सर्जरी होती है तो उस समय अगर जो पेशेंट में फ्लूइड लॉस हो रहा होता है तो उसको हम मेंटेन करते हैं रिंगल लैक्टेट यानी RL से। ब्लड प्रोडक्ट एंड कोलॉइड में भी नीडेड टू रिप्लेस इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम एक्यूटली, अगर किसी पेशेंट में बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है तो ब्लड तो इतना ईजिली नहीं अवेलेबल हो सकता है, तब हम हीमोसील हैश स्टार्च का यूज करके क्या कर सकते हैं, पेशेंट के फ्लूइड वॉल्यूम को एक्सपेंड यानी बढ़ा सकते हैं, जिससे कि पेशेंट में BP कम ना हो। समरी, मोस्ट फिजियोलॉजिकल अगर आपसे पूछा जाता है तो RL होता है। रिच इन सोडियम आपका NS एंड DNS होता है, जैसे कि आपने देखा कि NS आपका आइसोटोनिक भी है और हाइपरटोनिक भी है, यानी 3% एंड 5% में भी इसकी अवेलेबिलिटी देखने को मिलता है। रिच इन पोटेशियम आपका आइसोलाइट P, पोटेशियम ज़्यादा होता है उसमें। ग्लूकोज फ्री आपका RL NS 3% नॉर्मल सेलाइन। सोडियम फ्री आपका डेक्सटोज इन वाटर, यानी जिसको आप D5 या D10 नाम से जानते हैं, या D25%, उसमें आपका क्या होता है, सोडियम नहीं होता है। पोटेशियम फ्री आपका NS DNS एंड डेक्सटोज इन वाटर एंड कैन करेक्ट एसिडोसिस को करेक्ट करने के लिए आपका जो है फ्लूइड जो यूज होता है वो RL एंड आइसोलाइट P यूज। थैंक यू सो मच। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।